वेलकम टू दिस लेक्चर। ये लेक्चर होने वाला है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स के बारे में ओवरव्यू। जैसे मैंने बताया था कि ब्रांचेस होती हैं इकोनॉमिक्स की। कोई माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है, मैक्रो इकोनॉमिक्स दूसरी ब्रांच है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स ब्रांच है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स ब्रांच है। तो ये सारा जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर है। अब इसमें हम दो ही चीजें कवर करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करने की कोशिश करेंगे, छोटा छोटा समझेंगे। पर अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे एक बार, तो हमारे बात के कॉन्सेप्ट समझने बड़े आसान हो जाएंगे। तो एक तो डेफिनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर एक स्कोप है कि समझने की कोशिश करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किन किन चीजों के बारे में बात करता है। आइए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। पहले आते हैं एडम स्मिथ पे। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि एडम स्मिथ जो है वो एक तरह से फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाता है। जितनी भी हमारी थ्योरीज हैं वो इवॉल्व हुई हैं, पर ज्यादातर जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करनी शुरू करी है वो एडम स्मिथ ने करी है। अब एडम स्मिथ की एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस। अब वेल्थ ऑफ नेशंस में वो ज्यादातर क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है उसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स ले डाउन करते हैं। अब जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, वेल्थ ऑफ नेशंस का मतलब क्या है कि आप बड़ी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, आप इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं जो नेशन से रिलेटेड है। तो एक देश है वो अमीर हो रहा है या वो गरीब हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? एक देश के अंदर सामान बांटा जा रहा है और कुछ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, वो कैसे बांटा जा रहा है? तो ज्यादातर ये बुक उसके बारे में बात करती है। पर इसी बुक में वो एक चीज मेंशन करते हैं, वो मेंशन करते हैं इनविजिबल हैंड। अब सोचिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए एक दुकानदार है जो ब्रेड बनाता है, एक बेकर है। अब एक जो बेकर है वो ब्रेड इसलिए नहीं बना रहा है क्योंकि लोगों को ब्रेड चाहिए, तो वो इकोनॉमी में लोगों का भला करना चाहता है, नहीं। वो ब्रेड इसलिए बना रहा है क्योंकि उसको पैसे कमाने, वो प्रॉफिट के लिए अपनी ब्रेड बना रहा है। वो सामान बेचेगा तभी तो उसको पैसे आएंगे। अब उसको प्रॉफिट चाहिए तो इसका मतलब वो अपनी लागत भी कम करने की कोशिश करेगा, कॉस्ट कम करने की कोशिश करेगा। तो जब वो कॉस्ट कम करेगा तो वो सारी चीजें जो यूज कर रहा है, आटा यूज कर रहा है, उसमें दूध यूज कर रहा है, जो भी वो यूज कर रहा है उससे बहुत अच्छे से यूज करेगा, बहुत ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करेगा उसकी। तो इसका मतलब ये कि वो प्रॉफिट बनाने के चक्कर में जो भी करेगा वो इन लार्ज इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। वो अच्छा सामान बेचेगा तभी लोग वापस आएंगे लेने। भाई बेकार सामान तो वापस लेने कोई आएगा नहीं, तो वो अच्छा सामान बेचने की कोशिश करेगा। तो एडम स्मिथ का ये कहना है कि एक इनविजिबल हैंड वर्क करता है इकोनॉमी में, क्योंकि लोग अपने भले के लिए अपने बारे में सोचते हुए इकोनॉमी में फंक्शन करते हैं। उनका बिहेवियर इस हिसाब से चलता है कि वो अपने बारे में सोचते हैं। क्योंकि वो अपने बारे में सोचते हैं इसलिए वो चीजें करते हैं जो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। सामान अच्छा बिकता है, ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन हो जाती है, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव आ जाता है। तो इसका वो कहना है, उनका ये कहना था कि अगर बहुत लार्जर इकोनॉमी की बात भी करें और बात करें कि वो कैसे फंक्शन करती है, तो उसमें भी इंडिविजुअल यूनिट्स को देखना जरूरी है। अब देखिए कैसे वो फाउंडेशन ले कर देते हैं कि भाई बड़ी बात करना जरूरी है पर छोटी बात करना भी उतना ही जरूरी है। अब जो एल्फ्रेड मार्शल है, यही असल में माइक्रो इकोनॉमिक्स थॉट के, ये ही इन्होंने ही सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो ले डाउन करे हैं ज्यादातर, जिसे हम बेसिक प्रिंसिपल्स कहते हैं। भाई डिमांड एंड सप्लाई एक प्रिंसिपल है जिसके बारे में पढ़ेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी प्रिंसिपल है, मार्जिनल यूटिलिटी है, कंज्यूमर सरप्लस है। ये सारे जो टर्म्स हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बार बार आते हैं वो सब इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करे हैं। तो इनका ज्यादातर काम जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स जो फील्ड है वो हाँ बड़ी चीज समझने की फील्ड तो है, पर उसे मैन्स एक्शन भी देखना चाहिए। मैन सेक्शन का मतलब क्या है? यहाँ मैन जो है वो जेंडर न्यूट्रलिटी न्यूट्रल की तरह यूज होता है। मैन का मतलब ह्यूमन है। अगर एक इकोनॉमी में एक पर्सन फंक्शन कर रहा है तो अगर हम उसके एक्शन को समझ जाएं तो हम इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को समझ जाते हैं। ये अल्फ्रेड मार्शल का कहना है। तो देखिए धीरे धीरे ये मतलब क्या कहना चाहते हैं कि बड़े से छोटे पे आओ।
जब आप बड़े से छोटे पे आओगे, इंडिविजुअल यूनिट्स पे आओगे, तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ रहे हो। तो ये इनकी डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हैं कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो जो स्टडी है स्मॉल पार्ट्स की, इकोनॉमी में छोटी छोटी चीजें देखने की। भाई इंडिविजुअल कंज्यूमर है उसे देखने की, फर्म्स कैसे, बिजनेसेस कैसे चलते हैं, वो डिसीजन कैसे लेते हैं, उसे देखने की। तो ये अपनी बिग बुक जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अच्छे खासे तरीके से ये सब समझाते हैं। पॉल सैमुएल्सन जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी डेफिनेशंस दे चुके हैं, वो भी ये बताते हैं कि अगर आप डिसीजन मेकिंग को समझना चाहते हो, अगर आप ये समझना चाहते हो कि कोई पर्सन क्यों कोई सामान खरीदता है, आप ये समझना चाहते हो कि कोई बिजनेस क्यों ये वाला सामान बेच रहा है इतने पैसे पे, वो वाला नहीं बेच रहा, तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स समझनी पड़ेगी। तो इनके हिसाब से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी है कि कैसे इंडिविजुअल हाउस होल्ड या फिर फर्म्स डिसीजन मेक करते हैं, डिसीजन लेते हैं, और कैसे वो स्पेसिफिक मार्केट से इंटरेक्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर आप बिहेवियर समझ लें इन इंडिविजुअल एजेंट्स के, तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ रहे हैं। ये अपनी बुक इकोनॉमिक्स में ये सारी चीजों को फॉर्मलाइज करते हैं। तो फिर से वही बात, अब ये इकोनॉमिस्ट इतनी चीजें आपको समझा रहे हैं कि आपको बड़े से छोटा पे आना है, छोटा भी समझना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स की सिंपल डेफिनेशन बन के आती है कि ये वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, ये एक बड़ी इकोनॉमिक में एक छोटी सी ब्रांच निकली है जिसमें हम इंडिविजुअल को समझ रहे हैं, फर्म्स को, बिजनेसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडस्ट्रीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे अपने डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उनके पास भी रिसोर्सेज बहुत कम है। मेरे पास भाई एक मैं बिजनेस हूं, अगर मेरे को एक जगह खोलनी है जहां पे मेरे को फैक्ट्री लगानी है, मेरे पास अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं, मेरे पास अनलिमिटेड जमीन भी नहीं है, मेरे पास अनलिमिटेड वर्कर्स भी काम नहीं करते, तो मेरे पास तो लिमिटेड रिसोर्सेस है ना। डिसीजन तो मुझे फिर भी लेने हैं कि भाई कितनी जमीन मैं किस चीज के लिए यूज करूं, कितना लेबर इंप्लॉय करूं, कितना पैसा लगाऊं। अब ये सारे डिसीजन लेने के लिए भी मैं किस हिसाब से डिसीजन लेता हूं, वो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को आप समझ लीजिए, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अब इसमें बहुत सारे मॉडल्स बन के आते हैं, हम इन सब मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, बट आप अपने आप को नाम से फैमिलियराइज कीजिए। जब आप अपने आप को नाम से फैमिलियराइज करेंगे मॉडल्स के, तो आप उसके बाद जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो सप्लाई एंड डिमांड, भाई किस हिसाब से सामान पहुंचाया जाता है, सप्लाई किया जाता है, और किस हिसाब से उसकी मांग उठती है, डिमांड मांगते हैं लोग, किस हिसाब से वो प्राइस डिटरमिन होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे पता लगता है कि एक सामान 100 का है, 150 का है, वो मार्केट जिसमें वो बिकने आया है उसका स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है, या फिर इकोनॉमिक्स में कैसे वेस्टेज खत्म करी जाती है, कैसे इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इनपुट टू आउटपुट रेशियो, आपने कितना लगाया और बाद में आपको कितना मिला, उसको कैसे अच्छा करा जाता है, वो सारी चीजें आप जब उसका एनालिसिस करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स निकल के आ जाती है। अब इसका स्कोप क्या है? भाई स्कोप क्या होता है? स्कोप आपने देखो गन पे ऊपर स्कोप लगा होता है, या फिर आपको कैमरे में कभी बार स्कोप होता है। उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर से जो जो आपको दिख रहा है, जो जो दिख रहा है वो इसकी पार्ट है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है कि जो जो आपको इस लेंस के अंदर से दिख रहा है कि भाई इस चीजों को हमें एनालाइज करना पड़ेगा अगर हमें इंडिविजुअल एजेंट्स को समझना है, वही इसका स्कोप है। अब इसका मतलब क्या है कि आपको स्टडी करनी पड़ेगी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की। अब अगर इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स में स्टडी करनी पड़ेगी, उसका मतलब इसके लिए हमें 6 डिफरेंट चीजों की स्टडी करनी पड़ सकती है। अब पहली चीज है कंज्यूमर बिहेवियर। सबसे इंडिविजुअल जो यूनिट होता है वो एक पर्सन का यूनिट है, आपका अपना यूनिट है, ठीक है। आप कैसे डिसीजन मेक करते हो, तो वो अगर हम समझ गए तो हम समझ जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बिहेवियर। भाई आप जो है अपनी सेटिस्फेक्शन बढ़ाना चाहते हो, आपके पास 100 रुपए है, जब आप उस 100 रुपए को खर्चने जाओगे तो आप इस हिसाब से खर्चोगे कि घर खुश आऊं, तो वो कैसे, उसका एनालिसिस, तो उसे यूटिलिटी एनालिसिस कह देते हैं। आप किस हिसाब से चीजों की मांग करते हो, किस प्राइस पे आप चीज को लेना पसंद करोगे, किस प्राइस पे नहीं लोगे, तो वो फाइंड करना। भाई आपके पास 100 रुपए हैं, बहुत सारी चीजें 100 रुपए में आ जाती है। भाई कोई एक सोचो
1 किलो सेब भी 100 रुपए में आ रहा है, 2 किलो संतरा भी 100 रुपए में आ रहा है। अब इन दोनों में से कौन सा लूं? मैं तो कंफ्यूज हूं। तो ये भी अगर मैं समझ लूं तो हम कंज्यूमर बिहेवियर को समझ जाते हैं। ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। भाई एक चीज, एक जगह तो है कंज्यूम करना, एक जगह तो है एक इंडिविजुअल यूनिट कंज्यूम कर रहा है, पर कोई उसे बना भी तो रहा है, कोई बिजनेस उसका प्रोडक्शन भी तो कर रहा है। तो वो समझना भी बड़ा जरूरी है कि वो क्या क्या फैक्टर एम्प्लॉय कर रहा है। फैक्टर का मतलब क्या क्या चीजें इनपुट डाल रहा है जिससे वो सामान बन के आ रहा है, और किस प्रोपोर्शन में डाल रहा है। भाई वो लैंड किस हिसाब से यूज कर रहा है, वो अपने पास जितने भी वर्कर हैं किस हिसाब से यूज कर रहा है, और वो सब किस लिए कर रहा है? ताकि उसकी कॉस्टिंग कम लगे। भाई वो जो बेकर है, वो उसका दूध खराब नहीं होना चाहिए, उसका आटा खराब नहीं होना चाहिए, तभी तो उसकी प्रॉफिट बढ़ेगा, उसका कॉस्ट कम लगे और वो प्रॉफिट कमा सके। तो ये सब भी हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में पता लगता है, स्कोप है उसका। अब कैसे, जब आपका एक सामान बन गया है, आपने कंज्यूमर बिहेवियर भी पता कर लिया, सामान कैसे बनाना है ये भी पता कर लिया, अब कैसे पता लगता है कि भाई कितने में बिकेगा? अब सिर्फ इतना तो होगा नहीं कि भाई सोचो आप एक चीज बना रहे हो और आपने अपने आप से डिसाइड कर लिया कि मैं तो इसको 100 रुपए में बेचूंगा। भाई 100 रुपए में कोई खरीद ही नहीं रहा उसको, या लोगों के पास 100 रुपए है ही नहीं खरीदने को। तो ये भी दिखाना पड़ता, ये भी देखना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है कि कितने में बिकेगा। ठीक है, कैसे, कितने प्राइस में आपका उस टाइम पे इक्विलिब्रियम आ गया है, कितने प्राइस में लोग खुश हैं। अगर आप उस प्राइस को थोड़ा सा भी छेड़ोगे तो लोगों में सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन आ सकती है। ये सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, पर ये आप समझ लीजिए कि ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही हिस्सा है। फिर आते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, जहां सामान बिक रहा है। भाई आपने समझ लिया कंज्यूमर बिहेवियर, समझ लिया, आपने समझ लिया कि भाई बनेगा कैसे, आपने समझ लिया कितने में बिकेगा, बिकेगा कहाँ वो भी तो समझना जरूरी है। भाई परफेक्ट कंपटीशन, भाई मंडी में बिकने है। मंडी का मतलब क्या है कि आप सब्जी लेने गए हो, एक रेडी वाले के पास वही सेब पड़े हैं, दूसरी रेडी वाले के पास भी वही सेब पड़े हैं, ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, प्राइस भी सेम ही है। तो बहुत सारे रेडी वाले खड़े हैं, तो सेलर भी बहुत खड़े हैं और लेने वाले भी बहुत सारे खड़े हैं, तो वहां प्राइस कैसे चलेगा? मोनोपोली का मतलब है कि भाई एक ही पर्सन है बेचने वाला। रेलवे है, मुझे टिकट खरीदनी है, मेरे को एक ही जगह से मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भाई टाटा ने अपनी अलग रेलवे खोली हुई है या बिरला ने अपनी अलग रेलवे खोली हुई है, नहीं, मुझे एक ही जगह से मिलेगी। फिर कुछ आपको सेलर्स मिलेंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेम प्रोडक्ट भी नहीं है, यूसेज है सेम है। भाई आपको टूथपेस्ट बेचा जा रहा है, अब सारे टूथपेस्ट एक जैसे भी नहीं है, किसी में नमक है, किसी में हल्दी है, वो तड़का लगा हुआ है टूथपेस्ट में। तो भाई किसी हिसाब से थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन करी गई है। या फिर कुछ ही बहुत कम कम सेलर हैं, जैसे भाई कार मार्केट है, ज्यादातर हुंडई या मारुति सुजुकी या फिर टाटा महिंद्रा, ये 3-4 ही लोग हैं, इन्होंने मार्केट घेर रखी है। ठीक है, ये कैसे फंक्शन करते हैं? तो अगर आप इन सब चीजों को समझना चाहते हैं तो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं फैक्टर प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब जैसे मैंने बोला था कि भाई हर जो बिजनेस फर्म है, हर जो बिजनेस है, वो अनलिमिटेड पैसा नहीं है, उसके पास अनलिमिटेड इनपुट्स नहीं है, उसके पास थोड़ा सा ही पैसा है, थोड़ी सी लैंड है, लिमिटेड ही उसके पास वर्कर है। तो वो कैसे उसको एम्प्लॉय करेगा? भाई आप कितने लोगों को वर्क पे रखो, क्या सैलरियां दो, क्या वेजेस दो, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। तो ये सब जब हम पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, इनके मॉडल्स बनाते हैं, तो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होते हैं, इन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं। धीरे धीरे हम इसके बारे में सारा पढ़ेंगे। अब आखिरी जो है वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है। देखो वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, पर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही हिस्सा। अब जब आप मार्केट को फंक्शन करने देते हो ना, देखो एडम स्मिथ जी का कहना है कि आप मार्केट को फंक्शन करने दो ना, तो दो ही लोगों की जरूरत है, एक प्रोड्यूसर बिजनेस, एक कंज्यूमर। अब आप उस मार्केट में ज्यादा मत घुसो और वो बहुत अच्छे से एफिशिएंटली फंक्शन करेगी, क्योंकि सब अपने बारे में सोचते हैं। पर रियल लाइफ में कभी कभार क्या होता है, जब आप इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को देखते हो तो पता लगता है ऐसा नहीं होता। तो धीरे धीरे जो मार्केट है ना वॉर्प होने लग जाती है, मार्केट हिलती है। तो जब आप मार्केट हिलती है तो उसमें क्या होता है कि कुछ लूजर्स आ जाते हैं। अब ये लूजर्स डिफरेंट सेंस में, इसका मतलब है कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो उस मार्केट से फायदा नहीं उठा पा रहे। तो वो फायदा कैसे उठाया जाए? तो ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो पार्ट होती है वो यही है कि आप सोशल वेलफेयर को कैसे बढ़ाएं। जो इकोनॉमिक्स में, जो इकोनॉमी में लोग छूट गए हैं,
जो बाहर हो गए हैं ये एक पूरे सर्कल से, उनको कैसे वापस लाया जाए, कब इंटरवेंशन आपको करनी चाहिए, कब मार्केट फेलियर हो गया है, कैसे पता लग गया कि लोग जो हैं वो छूट चुके हैं, ये सब वेलफेयर इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। जब हम इसका लेक्चर करेंगे या इसके बारे में पढ़ाई करेंगे वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में, तो हम परेटो के बारे में बहुत ज़्यादा बात करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे परेटो के बारे में इतनी बात नहीं करूँगा, क्योंकि इसके बारे में हमें सब समझना ज़रूरी है। तो हमें धीरे धीरे जब हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे आएंगे तो मैं आप सब इकोनॉमिस्ट के बारे में बात करूंगा, और कई लेक्चर्स मैं लूंगा जो सिर्फ इकोनॉमिस्ट पे ऊपर होंगे। एडम स्मिथ के ऊपर एक पूरा लेक्चर लूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि वो बेसिकली और क्या कह रहा है। पर ये भी आप समझ लीजिए कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है, जब कोई मार्केट इंटरवेंशन करनी पड़ती है ताकि जो लोग लूजर्स हैं इकोनॉमी में, या जो लोग छूट गए हैं पीछे, या जो लोग गरीब रह गए हैं, या जो लोग इस इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बन पा रहे, उन्हें हम कैसे लाया जाए। एग्जाम्पल है जनधन योजना, ठीक है। आप कुछ लोग हैं जो बैंक अकाउंट में खाता नहीं खुलवा पा रहे क्योंकि उनके पास मिनिमम बैलेंस नहीं है, क्योंकि वो बैंक अकाउंट में खाता नहीं खुलवा पा रहे, तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स बैंक अकाउंट से आनी थी वो आई नहीं पा रही, तो इंटरवेंशन लेनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट कहती है बैंक्स को कि भाई आपको कोई बेनिफिट चाहे ना हो जीरो बैलेंस खाते खोलने में, आपको खोलने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये एक मार्केट फेलियर है कि आप उनको केटर ही नहीं कर रहे, तो उनको कोई और केटर कर रहा है, चिट फंड स्कैम्स केटर कर रहे हैं, तो आपके लिए मार्केट फेलियर, इसलिए इंटरवेंशन लेना पड़ता है। तो ये भी हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स में समझेंगे, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। अब ये जो हमने पढ़ा आज, वो डेफिनेशन पढ़ी, डिफरेंट डेफिनेशंस को देखा और एक डेफिनेशन निकाली, और स्कोप देखा कि क्या क्या हम कवर करेंगे जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में डीप में जाएंगे। कुछ अगले लेक्चर्स में मैं धीरे धीरे माइक्रो इकोनॉमिक्स के हर टॉपिक को उठाऊंगा, हर इकोनॉमिस्ट को उठाऊंगा, ताकि हम सारे टॉपिक्स को ढंग से समझ सकें। बेसिक्स क्लियर होंगे तो सब अच्छे से होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी कोई वीडियो मिस ना करें, और अगर ये वीडियो से कुछ सीखा है तो लाइक जरूर कर लीजिए।